नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिटी पॉलिटी का पूरा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो डिटेल में मैं कराऊंगा। पहली बार आपने यूट्यूब पे इतना डिटेल देखा होगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ए टू जेड बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ही बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो ये सौंपी गई थी 1765 में। तो क्या ऐसा ही हो गया? नहीं। देखो, इसके लिए पूरा इतिहास थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं क्या हुआ था। देखो, तारीख था तारीख था 23 जून 23 जून 23 जून 1757। 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। इस दिन हुआ था पलासी पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके बीच में? सिराजुद्दौला सिराजू दौला के बीच में। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है, देखो, देखा जाना तो प्लासी का युद्ध लड़ाई नहीं था, क्योंकि क्या हुआ ना, सिराजुद्दौला के साथ धोखा दे दिया कोई व्यक्ति। कौन था? जिसका नाम था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया? धोखा दे दिया। और इस तरह से देखा जाए तो सिराजुद्दौला हार गया युद्ध में और क्लाइव जीत गया। और मीर जाफर जो था ना, वो एक कठपुतली निकला अंग्रेज का। तो बाद में जाके क्या किया गया, मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन मीर जाफर ने उतनी सक्षम नहीं दिखाया पाया अंग्रेज के साथ। तो बाद में क्या किया गया? बाद में बनाया गया किसको? मीर जाफर को जब बनाया गया, मानो ना, तो एक कंपनी का एक पुतली शासक था। मतलब जो कंपनी कह रही थी वही करता था। ठीक है, लेकिन और बाद में 1757 में पूरी तरीका से भारत की कंपनी राजनीतिक दखल देना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू कर दिया था। फिर फिर आया 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था, मानो इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुनरो कंपनी था, सॉरी, अंग्रेज था। मुनरो मुनरो वर्सेस किसके किसके बीच में हुआ? मीर कासिम मीर कासिम मीर कासिम सुजाउदौला सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय द्वितीय इसके बीच में हुआ। पता चला ना कि ये भी हार गए। लोग पूरा ग्रुप था ना, सब हार गया। और मुनरो मतलब अंग्रेज सेना और जो भारतीय सेना थे, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय, वो सब हारे गए। तो इससे क्या हुआ ना कि अंग्रेज दो युद्ध जीत गया। एक तो प्लासी का युद्ध जो हुआ तो वो तो युद्ध हुआ ही नहीं था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ वो रियल में युद्ध हुआ। लेकिन ये बेचारा हार गए लोग। इस समय क्या हुआ ना, हार गए। तो अब देखो जाए तो अंग्रेज और शक्तिशाली हो गई। तो इसी के समय में एक क्या हुआ, क्या बोलते हो, इलाहाबाद की संधि किया गया। इलाहाबाद की संधि दो संधि हुई थी। एक इलाहाबाद की संधि, ट्रेटरी हुआ था इलाहाबाद का। इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि हुआ। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को। लेकिन दूसरा जो संधि हुआ ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 4 दिन बाद, मतलब 16 अगस्त 1765 को ये युद्ध हुआ, मतलब ट्रेटरी हुआ। इसमें देखो क्या किया गया। कौन था? शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम आलम द्वितीय द्वितीय के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ ट्रेटरी हुआ। इसमें पता है, जब ये शाह आलम द्वितीय ने ट्रेटरी किया, इलाहाबाद की संधि, तो इन्होंने क्या किया? बंगाल का
बिहार का और उड़ीसा का जो दीवानी था, दीवानी मतलब होता है टैक्स वसूलना, टैक्स, टैक्स पहले ये वसूलते थे, लेकिन अब पूरी अधिकार किसको दे दिया गया, अंग्रेज को दे दिया गया, समझ रहे हो ना, अंग्रेज को दे दिया गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था, टैक्स वसूलने का अधिकार, वो क्या किया, अंग्रेज को दे दिया गया, ठीक है, अंग्रेज को पूरी तरीके से दे दिया गया। पता है ना कि इस समय भीषण अकाल पड़ा था 1770 में, 1770 में भीषण अकाल पड़ा था उस समय, तो दे दिया। तो आप देख रहे हो ना कि अंग्रेज ने क्या किया है, अंग्रेज यहाँ पे आप देख रहे हो, अंग्रेज यहाँ पे पूरी तरीका से शासन भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं, समझ में आया ना। और जो शाह आलम द्वितीय था ना, इसको 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया प्रति वर्ष पे पेंशन पे इसको बैठा दिया, बोला आप बैठ जाइए, आपका कोई काम धाम नहीं है, हम आपको 20 लाख रुपये पर ईयर पेंशन देंगे, आप आराम से यहाँ पे ऐश कीजिए, और हम क्या करेंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को पूरी तरीका से हम अपने अंडर में कर लिए। तो देखा, इस तरह से हुआ था अंग्रेज का शुरुआत बंगाल में। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। यहाँ पे मीर जाफर को बनाया गया बंगाल का नवाब। मीर जाफर कौन था, एक अंग्रेज का कठपुतली था, लेकिन ये सही से नहीं कर पाया, तो फिर मीर कासिम बनाया। मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज के साथ दखल अंदाजी कर दिया और बक्सर का युद्ध किया। 22 अक्टूबर 1764 को मुनरो और मीर कासिम, सुजाऊ दौला, शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि इन लोग हार गए और मुनरो जीत गया। इस तरह से अंग्रेज और मजबूत हो गया। तो फिर एक ट्रेटरी हुआ 16 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ। इन्होंने, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार था वो अंग्रेज को सौंप दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं, देखो अब क्या हुआ ना, 1765, देखो 1765 से 1773 तक क्या अंग्रेज बैठल थे, नहीं, अंग्रेज बहुत सारे काम कर रहे थे। इसी के बीच में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और जो कंपनी थी ना, वो पूरी तरीका से मानो तो कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास टैक्स नहीं आ पा रहा था। कहाँ से टैक्स देंगे, जनता के पास पैसा रहेगा तब ना टैक्स देंगे, तो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और भ्रष्टाचारी, इसी कार्यकाल में ये कंपनी में भ्रष्टाचारी भी बढ़ गया था। जो वहाँ के लोग थे, ऑफिसर थे, जो भी थे ना, सब भ्रष्टाचारी कर रहे थे, रिश्वत खाते थे सब। और साथ ही साथ पूरी तरीका से तो क्या हुआ कि वहाँ पे बंगाल, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, सरकार थी वहाँ इंग्लैंड में बैठे हुई, उसे सहायता मांगा, किसने, कंपनी ने। तो फिर से शुरू हुआ यहाँ से नए नए अध्याय का शुरुआत। समझ में आया, यहाँ तक घूम का आपको समझ में आ गया होगा। 1765 से 1773 के बाद तो यहीं से अब कंपनी ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाना शुरू किया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होती थी, इस समय समय पे कंपनी के साथ साथ प्रतिबंधित करना और उसको एक नियम कानून के दायरे में लाना, ताकि हमारा एक सत्ता व्यवस्था भी सही चल सके और हम शासन भी सही से कर सके। ये इनका पूरा मंशा था, ठीक है। तो अब चलते हैं 1773 से। देखो, तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1773 में, 1773, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सारे कंसेप्ट। इतना अच्छा से मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा आप देखोगे सही से था। क्योंकि देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहीं से पूछे जाएगा, इधर उधर से घुमा फिरा के पूछेगा तो आप हिट कर दोगे, वहाँ ऑप्शन छाड़ दोगे, और इतना डिटेल में पढ़े रहोगे ना तो ऑप्शन वहाँ झलक जाएगा, ऑप्शन ही दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, समझते हैं। 1773, 1773, देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या आया
ये किसने पारित किया था? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया, मतलब ब्रिटिश संसद ने पारित किया। क्यों किया? क्योंकि आपको पता है 1765 में उनको दीवानी अधिकार मिल चुका है। किसका? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। 16 अगस्त 1765 को ही तो बंगाल का पूरा दीवानी अधिकार मिल गया था। तो क्या हुआ था ना, आपको मैंने बताया ना कि 1765 से 1773 के बीच में कंपनी के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब टैक्स वसूला जा रहा था, तो टैक्स कब वसूलोगे? जब पब्लिक वहां का टैक्स देंगे। तो क्या हुआ ना, वहां पे जो भी अधिकारी थे वो सारे करप्ट हो चुके थे। बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोग भूखे मर गए थे। तो कंपनी का भी आर्थिक स्थिति खराब हो गया था और वहां के लोगों को भी आर्थिक स्थिति सही नहीं था। तो इसीलिए सोचे कि नहीं, अब कुछ डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या प्रावधान था। सबसे पहले पहला प्रावधान देखो, मैं यहाँ पे सारा प्रावधान लिखता हूँ 1773 का। सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या प्रावधान लाया गया? जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर गवर्नर को गवर्नर को क्या बोला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, और इसी गवर्नर जनरल में पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये पहला प्रावधान शुरू हुआ, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो पहले बंगाल का गवर्नर था ना, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ये पहला प्रावधान शुरू हुआ। ठीक है, और इसीलिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। फिर पता है, कलकत्ता को भारत की राजधानी जैसा दर्जा भी मिल गया। ठीक है, दूसरी है कि इसी में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना किया गया, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है ना कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी कंपनी होगी जो भी डिसीजन लेगी, वो सब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना होगा? रिपोर्ट करना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा। ये इसी के प्रावधान में किया गया। ठीक है, तो क्या क्या निकला? कंपनी का शासन नियंत्रण शुरुआत हुआ, भारत में एक सेंट्रलाइज प्रशासन शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, और साथ ही साथ क्या किया गया? जो जैसे बंगाल, जैसे इसमें क्या था ना, बंगाल का पूरी तरीका से दर्जा मिल गया, और एक ही जगह जैसे बहुत सारे थे ना, जैसे बंगाल था, मद्रास था, उसका भी प्रशासन इसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी व्यवस्था इसमें किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया? 1773 में। कौन बने थे? पहला वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया? तो यही 1773 के तहत। पहले क्या था ना, मद्रास का और मुंबई, जो बंबई है, उसके भी गवर्नर को इसी के अंडर में काम करने को बोला गया। ये इसी के अंदर में था। ठीक है, तो ये सारे हुए थे। आगे चलते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर तो मैंने दिया ही नहीं, फर्स्ट का पूरा। फर्स्ट का आंसर पता चल गया ना भाई, इसका ये था 1765। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये भी 1773 में ही दिया गया था। 1773 में ही बोला गया था कि आपको सारा जानकारी जो होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हम लोग 5वां क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो इतनी सारी प्रावधान जो था ना, वो किया गया। पहला देखो, पहला प्रावधान क्या किया गया? देखो
पूरा। पहले तो अधिकार जो था ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला 1765 में। कब? 16 अगस्त 1765 को। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। फिर बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, वारन हेस्टिंग इसकी तहत आया। फिर सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था इसी में किया गया 1774 में। फिर जो भी मद्रास और बम्बई थे उसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फिर निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये 1773 में। ठीक है, इसी तरीका से 1773 में अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो यही 1774 में किया गया था। ठीक है, 1774। तो इतना सारा जो एक्ट था ना वो सब 1773 का था, 1773 का था, 1773 का। यहाँ तक 1773 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या था समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई? देखो ये नंबर है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। 9वां क्वेश्चन तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन में कह रहा है, 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं डिटेल में। कह रहा है निम्नलिखित में किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम है, इसको बोला जाता है 1784। ये है पीस्ट ईस्ट इंडिया एक्ट। देखो क्या हुआ, 1784 को पीस्ट ईस्ट इंडिया एक्ट लाने वाला कौन थे? ये थे विलियम पिट्स। देखो ये जो बंदोबस्त अधिनियम है ना, इसको सेटलमेंट भी कहा जाता है। सेटलमेंट, सेटलमेंट इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे। सेटलमेंट ये कौन लाया था सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ ना कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और बहुत सारी प्रावधान तो लागू कर ही दी गया। क्या क्या था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया। जो बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बोला गया, वारन हेस्टिंग बने। फिर जो भी निर्णय कंपनी लेगी वो ब्रिटिश सरकार को सूचित करेगी, ये भी बोला गया। चौथा क्या बोला गया कि जो बंगाल के गवर्नर के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी अधीन कर दिया गया। ये सारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो क्या हुआ ना कि ऐसा नहीं कि 1773 सब कुछ सही था। 1773 में बहुत सारी कमियां रही, कमी, बहुत सारी कमी रही। तो इस कमी को दूर करने के लिए 1784 का पीस्ट ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। किसने लाया था? मतलब बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होती थी ना कि जो गवर्नर जनरल थे और उसकी परिषद थे वो आपस में झगड़ा करते थे। सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के जो अफसर थे ना उसके बीच में भी टकराव हो जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए 1784 का लाया गया था। ये था पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट, पिट्स पीस्ट इंडिया एक्ट था, पीस्ट ईस्ट इंडिया एक्ट था। ठीक है, कंपनी पर ब्रिटिश शासन सीधा। देखो अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, मुख्य प्रावधान क्या था 1784 में? यहाँ पे देखो लिखता हूँ 1784 का मुख्य प्रावधान क्या था? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कंट्रोल की व्यवस्था किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किया गया मतलब इसमें पता है ये ब्रिटिश सरकार ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोला जाता था नियंत्रण मंडल, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण मंडल। ये था नियंत्रण मंडल। इसका देखो काम क्या था ना कि इसमें सदस्य होते थे, 6 सदस्य थे, 6 सदस्य, 6 सदस्य थे। 2 मंत्री होते थे वो भी कैबिनेट मिनिस्टर का, और चार चार संसद होते थे सदस्य। ये क्या करते थे ना, जो राजनीतिक होती थी, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैटर, फिर राजस्व रेवेन्यू वाला और सैन्य को निगरानी करना, 3 काम करते थे ये पॉलिटिकल मैटर को भी देखते थे, सैन्य वाला भी देखते थे, और जो रेवेन्यू टैक्स होती थी उसको भी देखते थे। पॉलिटिकल, टैक्स और सैन्य मिलिट्री वाला भी देखते थे। तीनों इन्हीं के काम में निगरानी था,
ताकि वो जो कंपनी है ना वो भारत पर शासन करेगी। लेकिन नीतियां और नियंत्रण जो होगा ना वो सारे पावर किनके हाथों में होगी, सब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के पास होगी, ब्रिटिश सरकार के पास होगी, ये बोला गया था, ब्रिटिश सरकार के पास होगी। देख रेख तो इन लोग करेंगे, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, लेकिन असली पावर ब्रिटिश सरकार के पास होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसीलिए यहाँ से देखोगे ना तो भारत में शासन में एक दोहरा नियंत्रण ड्यूल सिस्टम की शुरुआत यहीं से होता है। द्वैत शासन ड्यूल सिस्टम यहीं से शुरू होती है। ड्यूल सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए ना कि ड्यूल सिस्टम कहाँ से शुरू होती है, ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल तो यहीं से शुरू होती है 1784 से। यानी कंपनी काम करेगी और सरकार देखेगी और निर्णय लेगी, ये था। तो ड्यूल सिस्टम तो शुरुआत हुआ ना, ड्यूल सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, समझ में आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि जो पॉलिटिकल मैटर होगा वो, मिलिट्री वाला होगा वो, सैन्य शक्ति, और जो टैक्स वसूली जाएगा वो सब क्या करेगी, देखेगी कंपनी, और उसका निर्णय सरकार लेगी, और निर्णय सरकार लेगी भी और देख रेख भी करेगी। ठीक है, ये था। फिर दूसरा व्यवस्था इसमें क्या किया गया, यहीं से ड्यूल सिस्टम शुरुआत हुआ। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भूमिका बनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भूमिका बनी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था ना कि जो भारत के अधिपत क्षेत्र थे, भारत के जो क्षेत्र थे, वो ब्रिटिश के क्षेत्र कहलाने लगा। मतलब ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत आप सोचो ना, भारत का जो कंपनी होगी, भारत की कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार का राज माना जाने लगा। और जो भी भारत के क्षेत्र होंगे जीता हुआ अंग्रेज का, तो ब्रिटिश अधिक क्षेत्र कहलाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मानो गलती था ना ये। और यही में बंदोबस्त अधिनियम लाया था। तो कब लाया था, 1784 में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपेद क्षेत्र कहा गया, यही कहा गया था 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो, इसी में ड्यूल सिस्टम की भी शुरुआत कर दी गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूल सिस्टम, दोहरी शासन और भारत में क्षेत्र वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1784 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, वो मानो तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला शासन था। ठीक है, यहाँ तक क्या क्या समझ में आ गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के मामले में प्रत्यक्ष बोर्ड कंट्रोल की व्यवस्था किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम की यहीं से शुरुआत हुआ। फिर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मानो तो यही हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो कंपनी के पास अब पावर में क्या रह गया, कुछ नहीं, नाम मात्र कंपनी शासन रह गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखो अब अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान दिया गया था। देखो, इससे पहले एक और एक्ट आया था। अभी तक हम लोगों ने 1773 पढ़ लिया, क्या आया, 1784 पढ़ लिया। एक और एक्ट आया था 1786, 2 साल बाद आया था 1786। देखो 1786 क्या था, समझते हैं। इसमें कुछ ज्यादा प्रावधान नहीं था 1786 में, तुम देख रहे हो 1773, फिर 1784 और 2 साल बाद 1786। तो देखो 1786 क्या था, 1773 दो एक्ट, मतलब 1773 और 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होने के बाद जो ब्रिटिश शासन का पूरा नियंत्रण जो था ना, मतलब भारत के जो प्रशासन एक व्यक्ति के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं था। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1786 लाया गया। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसी में एक कमांडर इन चीफ पद का भी प्रावधान दिया गया था। यही सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस अधिनियम में 1786 के अधिनियम में ये भारत में एक गवर्नर जनरल चाहे तो एक कमांडर इन चीफ पद भी अपने पास रख सकता। पता है इसी के पद में कौन कौन थे,
लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा व्यक्ति था जो कमांडर इन चीफ पद बना था। पहला प्रावधान ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल होंगे, चाहे तो एक कमांडर इन चीफ सैन्य प्रमुख का जो पद होता है ना वो अपने पास रख सकता है। कमांडर इन चीफ, आर्मी का जो प्रमुख होता है, जो भी भारत में आर्मी का प्रमुख है ना वो। तो पता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, वही इसी अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना जो बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों पद मिल गया, एक तो गवर्नर जनरल का भी पद मिल गया और बाद में कमांडर इन चीफ का भी पद मिल गया। इनका कार्यकाल पता है कब था? 1786 से 1793। इन्हीं के कार्यकाल में पता है अस्थाई बंदोबस्त आया था, याद करो। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में पहला व्यक्ति था जिसने प्रशासनिक को भी देखरेख में और सैन्य दोनों शक्तियों के हाथ में थे। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, तो एक तरह से पूरी तरीके से हम लोगों ने समझ में आ गया। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? 1773 समझ लिया, 1784 समझ लिया और 1786 समझ लिया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पूरा पृष्ठभूमि एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन ही सबसे बड़ा आ गया। हाँ देखो, हाँ ये था। देखो पहले क्या हुआ? पहला क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का कब हुआ था? 23 जून 1757 को बक्सर का युद्ध हुआ। वहां से रॉबर्ट क्लाइव और क्या बोलते हो, ये सब जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, आगे चलते हैं। नहीं जरूरी है, रिवीजन हो जाएगा ना जी। 23 जून 1757 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसमें से सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। तो 1757 ये प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। तो उसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। उसी में से एक कठपुतली था मीर जाफर को बनाया गया, लेकिन मीर जाफर अपने अनुसार काम नहीं कर रहा था, उसको पद से अपदस्थ कर दिया गया। और फिर से 22 अक्टूबर 1764 को एक कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की स्थिति में युद्ध हुआ। वहां पे भी उन लोगों ने हार गया। इस तरह से इलाहाबाद की संधि हुआ कब? 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को इसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गया। जैसे दीवानी अधिकार मिला तो 1773 से मतलब ये 1765 से 1773 तक, बीच में 1770 में बंगाल में अकाल भी पड़ा। कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बहुत सारे करप्ट लोग थे। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। वारन हेस्टिंग इसकी पहली बने। फिर उसके बाद जो भी मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, फिर आया इसी में क्या, सैन्य अधिकारी जो भी मामला होती थी सब उनको इन्फॉर्मेशन देना होता था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया। इसी में 1784 का स्थायी बंदोबस्त आया था। इसी में ड्यूल सिस्टम भी आया था, दोहरी नीति। साथ ही साथ जो भी कंपनी के अधिपत क्षेत्र होंगे वो ब्रिटिश अधिपत क्षेत्र कहलाएंगे 1784 में। और इसी तरीका से एक और एक्ट आया था 1786 का, जिसमें कमांडर इन चीफ पद का भी प्रावधान किया गया था। इसका पहला कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके कार्यकाल थे, याद कर लेना, 1786 से 1793। इन्हीं के कार्यकाल में अस्थाई बंदोबस्त भी आया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था 1773। पता चल गया। ईस्ट इंडिया एक्ट किस पर पारित किया गया था? तो 1784। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1813। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया।
देखो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखो ये किया गया था 1813। अब समझते हैं 1813 क्या है पूरा डिटेल में। देखो 1813 क्या है समझते हैं। देखो 1813 इसलिए है ना ये चार्टर एक्ट, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो थे ना वो हर साल 20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर को रिन्यू करते थे। रेन्यू अभी भी देखते हो ना, रेन्यू करते थे, रिन्यू करते थे। तो यही लाया था 1813 में, क्योंकि 1784 और 1793 के अधिनियम से कंपनी का शासन देख ही रहे हो ना बहुत मजबूत हो गया है। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इनका क्या क्या प्रावधान था, देखो इनका एक प्रावधान था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है ना वो समाप्त किया जाए। मोनोपोली 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 जो है, मोनोपोली मोनोपोली क्या है उसको समाप्त किया जाए और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार रखा जाए। चाय प्लस चीन के साथ हम सिर्फ व्यापार करेंगे, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार करेंगे बस। और मोनोपोली खत्म, मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक कंपनी ही भारत में व्यापार करने आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब कोई भी आके व्यापार कर सकता, कोई भी एनी हो, कोई भी आप आके व्यापार भारत में, मतलब कोई भी, मतलब बाहरी नहीं, ब्रिटिश, मतलब अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता। पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनी करती थी, लेकिन अब कोई भी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए 1813 में मानो ना फ्री ट्रेड सिस्टम की शुरुआत हो गया। फ्री ट्रेड सिस्टम की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहीं से शुरू होती है। ठीक है, देखो जब इन लोग आए ना तो ऐसा नहीं कि इन लोग फोकट में आए, इन्होंने शिक्षा पे भी वर्क किया। शिक्षा पे इन लोगों ने वर्क किया, शिक्षा पे और प्लस धर्म पे इन्होंने वर्क किया। तो भारत में शिक्षा और धर्म पे इन्होंने 1 लाख रुपया पर ईयर, 1 लाख रुपया पर ईयर इन्होंने खर्च करने का व्यवस्था किया। इन लोगों का यही था ना कि हम अपना धर्म को भी प्रचार प्रसार करें और अपना जो शिक्षा है उसको भी प्रचार प्रसार करें। समझ रहे हो ना, इसीलिए इन्होंने अपना, इसी आगे चलकर पता है मैकाले शिक्षा भी बनाया गया था, आपको याद होगा 1835 में, याद होगा। ठीक है, तो यह सबसे ऐतिहासिक प्रावधान यही था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आदेश के लिए भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपये खर्च किया जाए। ठीक है, और भारत के शिक्षा की सरकारी व्यवस्था किया जाए। ठीक है, फिर ईसाई मिशनरियों जो धर्म थे ना उसमें मोस्टली ईसाई लोग थे। ठीक है, तो ईसाई में जो क्रिश्चियन मिशनरी होती है ना वो भारत में प्रचार प्रसार करने आए, ताकि भारत का जो जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा वो प्रसार हो। वाकई में देख रहे हो अभी बहुत ज्यादा इसका है। फिर पता है 20 साल के लिए कंपनी को बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए कंपनी को बढ़ा दिया गया, मतलब 1813 से पावर कर दिया गया 1833 तक, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये प्रावधान भी किया गया और ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण का अधिकार दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या क्या हुआ इसमें, कंपनी का व्यापारिक शासन खत्म हुआ, स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड की शुरुआत तो हुई ना यहाँ पे, कोई तो अंग्रेज आएंगे ना यहाँ व्यापार करने, और पश्चिमी शिक्षा धर्म के प्रचार की व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो ये सब बातें हुई थी। तो चलते हैं आगे। तो ये हो गया कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया। तो 1813। ब्रिटिश संसद किस अधिनियम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो 1813। ठीक है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो 1813। तो ये सारे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, वही 1813।
1813। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत शिक्षा पर 1 लाख रुपया? 1813। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल का पद की व्यवस्था की गई। तो देखो अब आते हैं 1833 का। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? 1773 पढ़ लिया, 1784 पढ़ लिया, 1786 पढ़ लिया, अब 1813 पढ़ लिया, अब 1833 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 1833 में क्या है? 1833 जो है ना वो 1813 के बाद आया था, 20 साल बाद आया। देखो 20 साल बाद आया है, 20 साल बाद। तो 1813 के चार्टर एक्ट के कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था ना वो तो खत्म हो गया था, मोनोपोली जो था वो खत्म हो गया था। सिर्फ कोई भी अंग्रेजी व्यापारी यहाँ पे आके व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और 20 साल बाद ये एक्ट आया था। ठीक है, अब क्या हुआ ना, इस कंपनी को भारत पर शासन करने दिया जाए या नहीं, इसके लिए इंग्लैंड में पता है एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुकी थी। उसी समय हो चुका था वहां। तो जो वहाँ के जो उद्योगपति और व्यापार चाहते थे ना, जो अंग्रेज के बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, उद्योगपति थे ना, कि भारत को पूरी तरीका से खोल दिया जाए, मतलब पूरी तरीका से वहाँ व्यापार का व्यवस्था किया जाए। तो इसीलिए उद्योग और व्यापार चाहते थे ना कि भारत में ब्रिटिश वस्तु के पूरी तरीका से खोल दिया जाए, इसलिए लाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना भाई, क्या क्या था? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया। अब क्या हुआ ना, 1833 में पहला इसमें क्या किया गया, कंपनी का व्यापारी का पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीनी था ना वो भी खत्म, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल शासन का अनुमति करने दिया गया, और जो व्यापार था ना पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। चाय और चीनी सब खत्म, पूरा खत्म। ठीक है, चाय और चीनी के साथ पूरा कहानी खत्म। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब केवल शासन करने की अनुमति दी गई, जो व्यापार करने का अधिकार पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब केवल ब्रिटिश सरकार के शासन एजेंसी बन के रह गई। ठीक है, फिर दूसरा में कहा गया भारत को एकीकृत राज्य यूनिफाइड स्टेट घोषित किया गया। दूसरा, ये पहला तो था कि चीनी और चाय खत्म, पहला, और दूसरा किया गया यूनिफाइड स्टेट, यूनिफाइड स्टेट घोषित किया गया। यूनिफाइड स्टेट घोषित किया गया, मतलब अब तक भारत के 3 प्रमुख जो प्रेसिडेंसी बांटा गया था ना, बंगाल था, आपको पता होगा, बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। उसको क्या बोला गया कि नहीं ये सब एक है, एकल है, एकल राज कहा गया। इसी में कहा गया एकल राज कहा गया। ठीक है, हाँ, इसी में पता है जो गवर्नर जनरल था ना उसको पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। क्योंकि 1773 में क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी में एक आए 1833 में लॉर्ड विलियम बैटी। ठीक है, ठीक है, तो देखो यही में भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का सर्वप्रथम 1833 में किया गया, और इसमें कौन पहले बने थे? लॉर्ड विलियम बैटी। लॉर्ड विलियम बैटी लॉर्ड विलियम बैटी बने थे। ठीक है, इस तरह से। तो अब भारत का प्रशासनिक नियंत्रण एक ही व्यक्ति के अधीन हो गया और पूरे भारत का सर्वोच्च शासक बन गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसी में ऐसा नहीं कि यही प्रावधान किया गया, इसमें पता है एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? इसी में क्या किया गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या किया गया, एक केंद्रीय विधान संस्था की व्यवस्था किया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल की जो परिस्थिति होगी वो विधायी अधिकार दिए गए, मतलब पहली बार केंद्रीय विधायी संस्था थी यहाँ पे बनाया गया, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक विधायी
विधायी संस्था, संस्था बनाया गया, विधायी संस्था बनाया गया, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया गया, मतलब भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, इस सिस्टम यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना, यहाँ लिख सकते हो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल की स्थापना, स्थापना किया गया, ठीक है। इसी में किया गया, ठीक है। तो यहीं से देखो, अब जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुआ तो कानून तो बनेगा, तो लॉ कमीशन का गठन भी यहीं पे किया गया, लॉ कमीशन, लॉ कमीशन का गठन इसी में किया गया, लॉ कमीशन, ठीक है। लॉ कमीशन का गठन यही किया गया, ठीक है। और आपको पता है कि जो लॉ कमीशन बना ना, तो 1800 मैकाले जो था, मैकाले ये पहला व्यक्ति था, लॉ कमीशन के अध्यक्षता किया था, लॉर्ड थॉमस बैटिंग्स मैकाले। पता है यही आगे चल के भारतीय दंड संहिता जो था ना, आईपीसी, आईपीसी सुनते हो, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 का मसौदा तैयार हुआ था, यहीं से तैयार हुआ था, यहीं से, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या 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 हुआ, देखो 1833 में सबसे पहले तो मोनोपोली जो था ना, चाय और चीनी वाला, उसको भी समाप्त कर दिया गया, मतलब पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा जानते हो, यूनिफाइड, मतलब बोला गया कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को एकल राज्य घोषित किया गया। तीसरा इन्होंने क्या किया, एक एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और चौथा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। और एक लॉ कमीशन की भी व्यवस्था किया गया 1860, ये लॉ कमीशन, इसमें पहले मैकाले बने, आगे चलकर यही इंडियन पेनियल कोड बना 1860 में। तो ये सब व्यवस्था किया गया यहाँ पे। और भारत को प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब ना, पहले क्या होता था ना कि धर्म के आधार पर रोक दिया जाता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी में वंचित नहीं किया जाएगा, इसी में प्रावधान किया गया था। और कंपनी को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब और बढ़ा दिया गया। देखो पहले क्या था, 1813 में आया तो 1833 आया, तो ये 20 साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल के लिए। फिर से देखो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो फिर से आएगा एक नया एक्ट 1853, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया फिर से, ठीक है। तो इतने सारे परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। आगे करते हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब है किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने की अधिकृत कर दिया गया, ठीक है। तो ये था 1813 के अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डॉट लग रहा है भाई, 1800 सरकार स्थानीय, रुको 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 रुको, 17 का क्वेश्चन है ना, 17 का मैं देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें गलत भी है भाई, ऐसा मत सोचना कि गलत नहीं है, बुक में गलत है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसमें 17 का बी दे रहा है। आगे चलते, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सब पढ़ लिया यहाँ तक। आगे चलते हैं, देखो इसका आंसर जानते हो ना, 1793 होगा, इसमें 1813 दे रहा, लेकिन नहीं, 1793 होगा। देखो इसमें क्या हुआ था ना, ये 1784 के बाद आया था एक्ट, देखो बीच में एक क्वेश्चन मिला दिया है,
1784 के बाद क्या हुआ था, 1784 में जब ईस्ट इंडिया एक्ट आया ना, तो आपको पता है कि वहां ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर पूरा नियंत्रण कर लिया और पूरा भारत अधिक्षेत्र को ब्रिटिश अधिक्षेत्र भी कहा दिया गया। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या थी टैक्स वसूलना। तो उस समय टैक्स की कलेक्शन बिखरी हुई थी। तो क्या किया, एक पावर दे दिया गया कि भारत की जो भी स्थानीय सरकारें हैं, जैसे प्रांतीय, नगर प्रशासन, वो टैक्स खुद वसूलेगी। तो ये ये आया था 1893 में, 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया था कि स्थानीय सरकार को कर लगाने का अधिकार होगा, राइट टू लीवी टैक्स। इसका ऑप्शन देखो बी दे रहा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सॉरी सी। यहाँ पे क्लियर। आगे अब चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, 1853 वाला पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया 1853 में, 1853 में किया गया है। कैसे किया गया है समझते हैं पूरा डिटेल। इसको मैं समझा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इस सबका तो कोई काम नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो मैं एक एक मिनट का शॉर्ट भी मैं बनाता हूँ, उसको भी आप देखोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा। देखो रिवीजन करने के लिए बहुत सारा मेथड है भाई, किसी भी तरीका से रिवीजन कर लो। आप लोग 1 मिनट 2 मिनट जो शॉर्ट देखते हो उसमें जो समय बर्बाद करते हो ना, उससे बेटर है कि आप ये देखो, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन मानते कौन है आजकल के बच्चे, मानते कौन है। देखो आप चलते हैं हम लोग 1853 का अधिनियम पढ़ते हैं। 1853 का 1853 के चार्टर एक्ट क्या था, देखो 1853 के चार्टर एक्ट जो था ना, 1853 के जो चार्टर एक्ट था वो लाया था, कौन लाया था, ये लाया था लॉर्ड ये लाया था एडरडीन था। मतलब अगर किसने पारित किया था, तो ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, लॉर्ड एडरडीन ने किया था। भारत के गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। देखो क्या हुआ, 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, फिर 1853। तो देख रहे हो ना, 20-20 साल बाद, 20-20 हर साल 20 साल बाद, 20 साल बाद लाया जा रहा है। तो 20 साल बाद जब 1833 के एक्ट कंपनी को 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था, तो जब 20 साल पूरा हुआ ना, ये एक्ट आया, 1853 का एक्ट आया। इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो शासन था ना वो जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए, इसके लिए लाया गया था। और उस समय जानते हो डलहौजी का शासन चल रहा था, इसी समय लॉर्ड डलहौजी का शासन, बहुत अच्छा काम किए थे ये लॉर्ड डलहौजी। बताइए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा, प्रशासन को बहुत अच्छा से विस्तार किया था। ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था ये, ठीक है। तो देखो इसका मुख्य प्रावधान क्या था, इसका मुख्य प्रावधान था 1853 का कि जो 1700, एक और आया था ना इसके बीच में आया था 1793 का, 1793 का एक्ट आया था। 1793, 1813 और 1833 को कंपनी जो हर साल 20 वर्ष के लिए शासन का अधिकार दिया था। देखो 1773, फिर 1784, फिर 1786 और फिर से 20 साल बाद 1793, 1793, फिर 1813 और 1833 और फिर 1853। देख रहे हो ना, हर 20 साल बाद, 20 साल बाद, 20-20 साल बाद ये सब लाया जा रहा है। तो क्या हुआ कि 20 वर्षों के लिए शासन का अधिकार दे दिया गया। लेकिन 1853 में ब्रिटिश संसद ने कहा कि अब कंपनी को भारत पे शासन करने का अधिकार अनिश्चित काल के लिए नहीं, बल्कि जब तक ब्रिटिश का मतलब सरकार चाहे उतने समय के लिए रहेगी। अनिश्चित काल के लिए नहीं, एक समय सीमा तो नहीं तय किया जाएगा, लेकिन सरकार तय करेगी कि अब तक हम शासन करेंगे। तो यह संकेत था ना कि कंपनी का जो शासन है अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 1858 का भी तो कंपनी आया थी ना उस समय।
ये हो गया। तो पहला यही था। दूसरा देखो, दूसरा क्या हुआ, भारत में एक विधायिका सुधार लाया गया। मतलब 1833 के बाद जो एक केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेटिव लाया गया था ना 1833 में, 1833 में जो लाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसको क्या किया गया ना, भारत में एक विधायी परिषद लाया गया। मतलब एक देखो यहाँ पे निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधियों का प्रारंभ किया गया? तो ये 1853। देखो क्या हुआ था, आपको पता होगा कि जब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कब आया था, 1833 में ही आ गया था। 1833 में क्या हुआ था, जो लेजिस्लेटिव बना था ना, लेजिस्लेटिव बन चुका था, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव बन गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव यही तो बना था, भारत सेंट्रल लेजिस्लेटिव बन गया था। और उसमें दो भाग बांटा गया था, आपको पता होगा, एक था कार्यपालिका और एक था न्यायपालिका, सॉरी विधायिका, विधायिका था। एक था कार्यपालिका और एक था विधायिका था। ठीक है, मतलब पहले देखो इसको रिफॉर्म किया गया, सॉरी ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव आया था 1833 में, सिर्फ एक ही था। मतलब 1833 तक भारत में केवल केंद्रीय विधायिका थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव था। लेकिन 1853 में क्या किया गया, 1853 में इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक कार्यपालिका बना दिया गया और एक विधायिका बना दिया गया। समझ रहे हो? अब गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानून बनाने की अधिक सदस्य 6 सदस्य जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आया। तो भारत में आप देखोगे ना, तो पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई और भारत के मिनी संसद कहा जाता था इसी समय। तो विधान परिषद की जो व्यवस्था था ना, विधान परिषद के स्थायी प्रतिनिधि यहीं से शुरू किया गया। भारत में पहली बार विधायी परिषद की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना के बाद किया गया यहीं पे। ठीक है, विधायी विधायी परिषद 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 काउंसिल 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 की स्थापना किया गया। पता इसी में भारत में एक प्रशासनिक सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा, सिविल सेवा होती है ना, सिविल सेवा, उसका एग्जाम का भी सेवा का पूरी तरीका से खुली प्रतियोगिता की बात की गई। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी थे ना, तो वो कहाँ से नियुक्ति से आते थे या सिफारिश या पारिवारिक प्रभाव से आते थे। लेकिन 1853 में बोला गया कि नहीं, भारत में एक सिविल सर्विस में अब प्रवेश खुली प्रतियोगिता के एग्जाम्स के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जो आप आगे देखते हो ना आईएएस अधिकारी, ये सब यहीं से शुरू होती है, आगे चलकर यही तो बना है। लेकिन भारत में प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत यहीं से शुरू होता है। ये हो गया। फिर भारत में जो भारतीय प्रदेश में विधायकों की स्थापना के सिफारिश की गई इसी में। और पता है, भारत के जो शासन की रिपोर्ट होगा वो ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य कर दिया गया इसी में। ठीक है, तो ये सब परिणाम इसमें हुआ था। तो इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर? हाँ, तो अगला है कि निम्न में किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों स्थानांतरित कर दी गई? देखो 1853 वाला पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, 1853 का कहाँ पूरा डिटेल दिया है, बस एक ही अधिनियम दिया, खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन दिया, खत्म। हाँ, अब आते हैं कि निम्नलिखित में किस कानून के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता ब्रिटिश हाथों के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई? तो पता है, ये कर दी गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। क्यों? क्योंकि 1857 का क्रांति हो चुका था। ठीक है, तो समझते हैं 1858 की क्रांति क्या हुआ। मतलब क्रांति तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उधर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
देखो इसी में बोला गया है कि निम्नलिखित में किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों स्थानांतरित कर दी गई? तो ये कर दी गई भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, देखो क्या हुआ था, किसने पारित किया था? ये किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसमें पता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे पता है? लॉर्ड डर्बी था, लॉर्ड डर्बी, डर्बी था। कारण क्या हुआ ना कि 1857 का विद्रोह हुआ, जो 1857 का विद्रोह हुआ, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं हम लोग। क्या था ना, इस अधिनियम का सीधा वजह वही था। क्या हुआ 1857 में पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। सबको पता है कि भारतीय सैनिक, राजाओं, किसानों, आम जनता ने मिलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। लेकिन क्या हुआ ना, कमजोरी दिखाई दिया था, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, धार्मिक बहुत सारे क्रम थे। तो इसलिए कंपनी ने शासन छीनकर पता ब्रिटिश क्वीन को दे दिया गया। यहीं से शुरू होके किसको दे दिया गया? ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन, क्राउन को दे दिया गया और यहीं से सत्ता हस्तांतरित हो गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था ना, वो खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। पहला प्रावधान क्या था 1858 में? 1858 में यही था, 1858 में यही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, वो खत्म, पूरी तरीका से हटा दिया गया। और किसको अधीन कर दिया गया? क्राउन, क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि भारत के सभी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। जो भी भारत पावर थी सब क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, मतलब अब भारत की सारी जो भी शक्तियां होगी ब्रिटिश महारानी को सौंपी जाएगी। इसलिए क्राउन रूल ऑफ इंडिया कहा गया इसको, क्राउन रूल ऑफ इंडिया कहा गया, इंडिया कहा गया। ठीक है, इसी को कहा गया। फिर पता है 1858 को जो विक्टोरिया की घोषणा की गई। पूछा जाता है कब की गया? 1 नवंबर 1858 को एक क्वीन विक्टोरिया की घोषणा किया गया। ठीक है, पता है इसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसी में एक सेक्रेटरी पद की भी व्यवस्था किया गया। सेक्रेटरी 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 ऑफ स्टेट स्टेट फॉर इंडिया की व्यवस्था किया गया। इसी में सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया की व्यवस्था इसी में किया गया। मतलब भारत के जो भी प्रशासन की निगरानी होगा ना, प्रशासन की निगरानी अब ये करेगा। कौन करेगा? ये करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश सरकार के एक नया पद बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। उसके पास भारत के सभी प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार थे। इसके पास दोनों अधिकार थे, दोनों पावर थे, प्रशासनिक भी था और राजनीतिक भी था। सारे अधिकार इसको दिए गए। ठीक है, इसके तहत पता है 15 सदस्य का एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था, पहले अभी तक गवर्नर जनरल की पद आ रही थी, इसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या किया गया? वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय जो बनी थी वो बना था क्या? लॉर्ड कैनिंग। सबको पता होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, तो अब भारत का गवर्नर जनरल को ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व घोषित किया गया और उसका नया पद नाम दिया गया विक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर है भारत की जो सेना और प्रशासन ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। जो भारत की सेना होंगे, भारत की जो सेना और प्लस प्रशासन हो गए, वो सब ब्रिटिश के हाथों में कर दिया गया। और फिर क्या किया गया? भारतीय जनता ने सहयोग से सामान्यता का वादा किया गया।
समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये किया गया। तो यहाँ तक आप देखोगे तो पूरी तरीका से हो गया, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद की सृजन किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई? तो ये 1858। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई? तो ये इसी में किया गया था। ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो 1858 का पूरा हम लोग अध्यय पढ़ लिया। अब चलते हैं 1861। देखो 1861 बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हटाते हैं। देखो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, देखो ये उस समय पता है जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग था ना, तब ये आया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार हुआ था? देखो पृष्ठभूमि कब तैयार हुआ? 1857 का क्रांति हुआ, 1857 का। तो एक एक्ट आया 1858, 1858 में आया, वो सब सारा पद हुआ, मतलब सेक्रेटरी पद ये सब लगा। फिर 1861 में एक आया, 1861 में ये आया था, ठीक है। तो 1861 में क्या हुआ ना, यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम लागू पूरी तरीका से हो चुका था, उसी के दौरान में ये आया था 1861 के काल में। तो देखो भारतीयों को शासन पूरी तरीका से बाहर रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए ये लाया गया था। इसका देखो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद की जो विधायी शक्ति दे दी गई, इसमें क्या क्या दे दिया गया? वायसराय वायसराय की जो कार्यकारी शक्ति होगी ना, कार्यकारी परिषद होंगे, वो शक्ति इसी को दे दी गई, मतलब विधायी शक्ति बोल सकते हैं। विधायी शक्ति किसको दे दिया गया? विधायी शक्ति दे दी गया 1861 में, ठीक है। मतलब कानून बनाने वाला जो लेजिस्लेटिव पावर का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने वाला, कानून यहीं से बनाना शुरू किया गया। कानून बनाने का पावर, मतलब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद था ना, गवर्नर जनरल काउंसिल, उसमें कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी अब वायसराय और उसकी परिषद कानून बना सकती थी। और भारत में कानून बनाने वाली जो परिषद था, लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। और भारत के प्रांतों में भी विधायी परिषद की स्थापना की गई। जो भारत के प्रांत थे ना, जैसे बहुत सारे प्रांत थे, बम्बई था, मद्रास था, बंगाल था, नॉर्थ वेस्ट था, ये सब में क्या किया गया? इसमें भी दिया गया, ठीक है। और भारत को जो परिषद में नामिनेट करने की भी, नॉमिनेट करने वाला यहीं से शुरू हुआ। नॉमिनेट करने वाला भी यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। और सबसे ज्यादा जानते हो यहीं से अध्यादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने का यहीं से शुरू हुआ। अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर किया गया, और 6 महीना के लिए हमारा अधिकार था कि हम जारी कर सकते हैं। अभी भी आप देखोगे तो राष्ट्रपति 123 के तहत करता है, ठीक है। तो एक तरह से, और फिर स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट को भी अधिकार यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ से देखोगे ना, तो विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत यहाँ से हुई। क्या क्या हुआ वो देखो, मैं लिखता हूँ 1861 का। यहाँ पे 1861 में क्या क्या हुआ था? 1861 में क्या क्या हुआ? मुख्य प्रावधान क्या हुआ?
कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की विधायी शक्ति दे दी गई। मतलब सीधा बोलो ना, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सीधा कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से वायसराय और उनकी परिषद कानून बना सकती थी। ठीक है। और प्रांतों में भी विधायी परिषद की स्थापना किया गया, जो पहले प्रांत में नहीं था। तो भारत के जो प्रांत है ना, भारत के प्रांत में भी विधायी परिषद की व्यवस्था किया गया। ठीक है। इस तरह से देखोगे ना तो भारत में केंद्रीय और प्रांत शासन की भी व्यवस्था हुई। फिर भारतीय को परिषद नॉमिनेट करने की अनुमति दी गई। नॉमिनेट यहीं से शुरू हुआ। नॉमिनेट। ठीक है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे अध्यादेश यहीं से शुरू हुआ। अध्यादेश शुरू हुआ। ठीक है। इस तरह से। और लोकल गवर्नमेंट को भी अधिकार दिए गए। यहाँ। ठीक है। तो ये सारे 1861 में किए गए थे। देखो चलते हैं। ये तो हो गया था ना, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। यहाँ तो हो गया। हाँ, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया? तो ये 1861। कानून बनाने की जो भी प्रक्रिया है ना, वो 1861 में किया गया। क्या हुआ था 1861 में? यही कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल, उसको कानून बनाने, लेजिस्लेटिव पावर का अधिकार दे दिया गया। यानी अब वायसराय और उनकी परिषद कानून बना सकती थी। मतलब भारत में कानून बनाने वाली जो परिषद होंगी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई? पोर्टफोलियो, तो ये यहीं में किया गया था। पोर्टफोलियो की शुरुआत यहीं से हुई थी 1861 में। 1861 में पोर्टफोलियो समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हो गया ना, किस अधिनियम के द्वारा? तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग की शुरुआत पोर्टफोलियो को मान्यता प्रदान की गई? तो ये था 1861। अभी वो पिछली वाला क्वेश्चन था 1861। ठीक है। फिर 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि दिया गया, ऑर्डिनेंस दे दिया गया था। इसी में दिया गया था मात्र 6 माह के लिए रह सकता था। 6 माह के लिए। ठीक है। अब देखो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या है? पोर्टफोलियो। यहाँ पे है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ना कि किसी मंत्री या अधिकारी को सौंपा गया विशिष्ट विभाग या कार्यभार। अभी भी चलता है। जैसे अभी आप देखते हो ना, भारत में क्या है? पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय। गृह मंत्री के पास होम अफेयर है, वित्त मंत्री के पास फाइनेंस है, शिक्षा मंत्री के पास एजुकेशन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो ये भी बढ़ाया गया था 18। अब देखो, अब आते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, 1773 पढ़ लिया, 1784 पढ़ लिया, 1786 पढ़ लिया, फिर 1792 पढ़ लिया,
फिर 1813, 1833, 1861, फिर 1853, इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे पढ़ना नहीं 1861 कहाँ से आ जाएगा, ये इधर आएगा, 1858 आएगा इसके बाद 1858, फिर 1861, 1861, अब है 1800, देखो 92, 1892, देखो 1892 में क्या हुआ था। देखो इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। देखो क्या हुआ ना, ये 1892 में लाया गया था, 1861 के पृष्ठभूमि से, ये 1800 जब 61 आया था ना, इसी के बाद लाया गया था। देखो 1861 का जो अधिनियम था वो ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच एक राजनीतिक सहयोग की शुरुआत था। मतलब भारतीय केवल नाम मात्र के सदस्य नॉमिनेट करते थे, बिल्कुल करते थे वहां, लेकिन ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना विधायी शक्तियां था। इस स्थिति को असंतुष्ट होकर भारतीयों ने मांग किया कि हमें शासन में वास्तविक भागीदारी चाहिए, रियल पार्टिसिपेशन चाहिए। उसके बाद पता है ना, इसी के बीच में 1885 के कार्यकाल चल रहा था, तो इसी समय तो आया था, कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी, उस समय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए इसका मुख्य प्रावधान यही था। तो इसका मुख्य प्रावधान यही था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया है उसको विस्तार किया जाए, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधायक जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। तो देखो यहाँ पे 1892 किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो यह 1892 में बढ़ाई गई। ठीक है, मतलब पता है कब कितना हो गया था, ये हो गया था 10 से सीधे 16 कर दिया गया था। पहले 10 हुआ करते थे, 16 कर दिया गए थे, ये था सेंट्रल में, लेकिन प्रोवी काउंसिल में 8 से 20 कर दिया गया था। ठीक है, फिर भारत को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया था, भारतीयों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर इसी में मतलब ना, इसी में जब कुछ भारतीय समाज में नॉमिनेट किए जाने का, जैसे लोकल बॉडी में बहुत सारे लोग को नॉमिनेट करने की बात किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम में बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर जो बजट पे बहस करने का अधिकार इसी में किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे, उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। मतलब भारत में जो विधायी जवाबदेही था ना, उसकी भी शुरुआत यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, और बजट पर परिषद के सदस्यों को पहली बार सरकारी बजट पर बहस करने का दे दिया गया, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान की व्यवस्था नहीं था, मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतदान की व्यवस्था नहीं था, सिर्फ बहस किया जा सकता था, बजट पर बहस की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बजट पर बहस करने का प्रावधान 1892 में किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किस भारतीयों को वाइसरॉय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया। तो देखो आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग 1909। देखो ये है 28 के हम लोग पढ़ेंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, 1773, इधर में देखता हूँ, छोड़ो ना, इधर मैं लिखता हूँ, इधर क्योंकि इधर लिखूंगा तो क्वेश्चन। अभी तक देखो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया 1773, 1784, 1786, 1700, फिर 1700, 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1861, फिर 1800, फिर 1858, फिर 1861, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ लिया ना। हाँ, फिर 1892, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा देखो ये सब अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं 1909। देखो 1909 का अधिनियम क्या था,
देखो करण निम्नलिखित में पहली बार, देखो सबसे पहले 1909 का अधिनियम पढ़ लेते हैं तब इस क्वेश्चन को आएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इसको बोला जाता है 1909। ये किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जब 1892 के अधिनियम के बाद भारतीयों के कुछ सीमित अधिकार मिले थे, जैसे प्रश्न पूछना, बजट पर बहस करना, चर्चा करना। लेकिन असली जो सत्ता था ना वो ब्रिटिश हाथों में थी। 1892 में, इससे पहले जो 1892 आया था उसमें क्या था, 1892 में क्या था कि 1892 में आप प्रश्न पूछ सकते हो, बजट पर बहस कर सकते हो, लेकिन असली ब्रिटिश के हाथों में थी। और पता है ये जो आया था 1909 का जो अधिनियम आया, ये ऐसे नहीं आया, ये बहुत खतरनाक अधिनियम था। देखना कैसे आया था। 1892 तक तो अभी सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब देखो इन लोग खुरपाते भी करते हैं। 1892 में क्या था कि आप प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे पूरी तरीका से, बजट पर चर्चा कर सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे, वोट देने का अधिकार नहीं था, ये था। लेकिन जब 1909 आया ना तो पता है बहुत सारा, देखो 1909 आने से पहले अंग्रेज ने बहुत सारा खुरपाती कर चुके थे। पता है क्या क्या किए थे? 1905 का बंगाल विभाजन हो चुका था, ठीक है, पूरे भारत में असंतोष फैल चुका था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था, मतलब एक 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 मानो ना तो धर्म के आधार पर एक संगठन का व्यवस्था हो चुका था। फिर 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका था, दो भागों में बढ़ चुका था, नरम दल और गरम दल। समझ रहे हो ना, नरम दल और गरम दल। बंगाल विभाजन हो चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का स्थापना। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो चुका था। और 1907 को रास बिहारी घोष के पे सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, बंगाल भी ये नरम दल, नरम और गरम दोनों विभाजित हो गया था। इसी काल में आया था 1909 का, समझ रहे हो ना, इसी के काल में आया। तो मानो ना तो देश में परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी। एक तरफ अंग्रेज बंगाल विभाजन कर चुके थे, उसमें बंगाल में पूरा अशांति फैला हुआ था, इसी में और अशांति भी फैला चुके थे अंग्रेज ने। साथ ही साथ बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की भी स्थापना अंग्रेज ने करवा दिए थे, इन्हीं के बदौलत किए गए थे। और फिर जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उसमें 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में भी टूट चुका था। अब इसी परिस्थिति को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीयों को शासन के कुछ भागीदारी दिया जाए, लालच दिया जाए, मतलब ना एक लॉलीपॉप जिसको बोल सकते हो, लॉलीपॉप लॉलीपॉप बोल सकते हो। तो ये लाया गया था 1909 का अधिनियम। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। मुख्य प्रावधान यह था कि जो सेंट्रल और प्रोविजनल परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा कर दिया गया। जो सेंट्रल और प्रांतियों, जो प्रांतीय था ना, प्रांतियों जो है प्रोविजनल की संख्या जो था वो बढ़ा दिया गया, मतलब 16 सदस्य 60 कर दिया गया उधर केंद्र में। इसमें सेंट्रल में क्या किया गया, 16 से 60 कर दिया गया, और प्रांत में क्या किया गया, 20 से बढ़ाकर सीधे 50 कर दिया गया। तो देखो, तो एक तरह से देखा जाए तो विधायी परिषद का विस्तार किया गया। फिर भारतीयों को पहली बार चुनाव द्वारा सदस्य बनने का अधिकार दिया गया इसी अधिनियम में। भारतीयों को पहली बार चुनाव सदस्य बनने का अधिकार दिया गया, कि आप चुनाव द्वारा सदस्य बनने का अधिकार, मतलब यहीं पे एक अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने की बात किया गया। चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का, इलेक्शन कराने का अधिकार जो था वो इसी में किया गया, इसी 1909 के अधिनियम के द्वारा।
तो देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था जो है इसी में किया गया। और पहली बार अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था किया गया, सांप्रदायिकता के आधार पे पहली बार एक अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया यहीं पे इसी पे, ठीक है। और परिषदों की शक्तियां की वृद्धि की गई और एक ब्रिटिश सरकार को नियुक्त किया गया जिसमें लॉर्ड मॉर्ले थे और भारत की तरफ से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे प्रावधान किए गए थे। इसमें क्या क्या बहुत सारे प्रावधान थे जो काफी खतरनाक थे। तो देखो निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा भारतीय वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की प्रावधान दिया गया? तो ये 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1909 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, क्योंकि देखो हम लोगों ने 1861 पढ़ चुके हैं पीछे, समझ रहे हो, देखो पढ़ लिया ना 1827 में। हाँ, फिर है कि 1809 में करकारी द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पे किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ना, पहला व्यक्ति थे जो चुने गए थे, ठीक है। फिर है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मार्लो मिंटो सुधार के तहत, क्योंकि मार्लो मिंटो सुधार अब आया था जब ये घटनाएं देखो घट चुकी थी, ठीक है। बहुत खतरनाक ये सब कर रहे थे लोग। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधियों की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम क्या था? तो 1909 का अधिनियम था कि पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। द्वैध शासन नहीं, तो 131 से क्या हो जाएगा? एक। यहाँ तक क्लियर। अगला है भारत में सांप्रदायिकता चुनाव प्रणाली कॉम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम कहाँ से लागू हुआ? ये हुआ था यहाँ से मार्लो मिंटो रिफॉर्म से, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिकता प्रतिनिधियों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था मार्लो मिंटो सुधार। भारत में पहली बार सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो यही 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, यही मार्लो मिंटो सुधार, मुसलमानों के लिए ही तो किया गया था पहली बार यहाँ पे ही शुरू किया गया। तो देखो इसमें क्या था ना, इसमें जो मतलब इलेक्टोरल लगाया गया था ये काफी खतरनाक था। मतलब ना कि देखो उस समय क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था। तो इसके दबाव में, जो मुस्लिम लीग के दबाव में ही ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट अलग से मतदाता सूची तैयार किया था। मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट देंगे, ये था। यह नीति जानते हो, भारत में सांप्रदायिकता का एक मानो ना तो जहर बो दिया। तो बात जब आएगी 1947 का, तो इसी के बेस मानकर आजाद किया गया पाकिस्तान और इंडिया, समझ रहे हो ना। तो ये 1909 में हुआ था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था किया गया? ये किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधियों का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। किस भारत सरकार ने पहली बार विधायिका के लिए कुछ निर्वाचक प्रतिनिधियों की मंजूरी दे दी गई थी? तो इसी में दे दिया गया था 1909 के अधिनियम में। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया ना, 35 तक 36। हाँ देखो इसमें भी निम्नलिखित में भारत सरकार अधिनियम में पहली बार विधायिका को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दे दी गई थी। तो ये दे दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, इसमें ही दिया गया था। देखो पहले तो क्या होता, भारत में जो पहली बार चुनाव द्वारा सदस्य बनने का अधिकार इसी में दिया गया। फिर जो विधायी परिषद था ना, उसको विस्तार किया गया। सेंट्रल और जो प्रोविजनल काउंसिल था उसकी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। फिर अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया।
परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई। उसने देखो 1800 जब 61 आया था, 1861 का, तो 1861 में क्या था, आप प्रश्न पूछ सकते हो, सॉरी 1892 में आप प्रश्न पूछ सकते हो, बजट पर बहस कर सकते हो, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था, अभी भी अधिकार नहीं था। और फिर एक भारत के ब्रिटिश सरकार को नियुक्त किया गया था, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है। फिर है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। तो देखो, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो किया गया था वो इसी में किया गया था। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक हो गया। आप चलते हैं 1919। आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं 1919 का। 1919 का, अभी तक तो हम लोगों ने 1909 का पढ़ लिए। देखो 1919 का अधिनियम जो आया था वो एडविन मॉन्टेगू, जो ब्रिटिश सरकार का एक वाइसराय था, सेक्रेटरी बोलो, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो भारत का वाइसराय था, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, भी इसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो ये कब आया, ये आया 1909 के बाद, 1909 के बाद 1919 में ये आया। 1919 में क्या हुआ, 1909 में जब मॉर्लो मिंटो सुधार के बाद भारतीयों के कुछ अधिकार मिले, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिले, सीमित अधिकार रहे, तो लेकिन जहर भी तो बोया गया, तो 1919 लाया गया। लेकिन पता है राजनीतिक असंतोष काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसी समय पता है इस काल में आप देखोगे तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है, ध्यान रखो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है ना, जिसमें भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। जो अंग्रेज उस समय क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहा था, तो अंग्रेज को साथ दिया था, समझना, अंग्रेज को साथ दिया था, और प्रॉमिस किया गया था कि बदले में आपको एक सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। उस समय पता है, इसी समय 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस थे, सॉरी, जो नरम दल और गरम दल जो टूटे थे वो आपस में जुट गए, समझ में आया, लखनऊ अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया। मुस्लिम लीग को भी लगा कि नहीं, अंग्रेज मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं, तो साथ ही आ गए उन लोग के, समझ रहे हो ना, इसमें, इसीलिए उसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसलिए दोनों के साथ में सत्ता भागीदारी की मांग किया था, ठीक है, समझ में आया। तो ये बातें थी। 1919 देखो 1900 जो 9 का अधिवेशन आया था, वो 1909 का जो अधिवेशन आया था 1905 के, 1906 के और 1907 के अधिवेशन के साथ आया था। तो ये एक तरह से जहर बो ही चुका था, लेकिन 1919 में जो आया ना, ये और खतरनाक बन गया। उस समय क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रावधान है समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। द्वैत शासन, द्वैत शासन, शासन द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। कहाँ पे, प्रांत में, देश में नहीं, प्रांत में, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया 1919 के अधिनियम से। मतलब ना, इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट थे और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ, ठीक है। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, इन विषयों पर जैसे बड़ा बड़ा जो पद था ना, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, न्याय हो गया, ये सब रिजर्व में आते थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थान, ये स्वशासन, ये सब था। तो देखा जाए तो भारत में दोहरी शासन प्रणाली यहीं से शुरू होती है, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा प्रावधान हुआ, केंद्र और प्रांतों की शक्तियों में विभाजन किया गया। मतलब ना, भारत में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट को अलग अलग किया गया।
अलग अलग किया गया। एक मतलब जो एक था ना सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे उनको अलग किया गया। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को अलग किया गया। ठीक है, ये सब किया गया अलग से। ठीक है, फिर पता है केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों का पूरी तरीका से और विस्तार किया गया। ठीक है, इसी में द्वीप विधायिका की शुरुआत हुआ। मतलब भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पे जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद होंगे और विधानसभा, मतलब यहीं पे शुरू किया गया। केंद्रीय स्तर पर दो हाउस की व्यवस्था किया गया। एक किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव की असेंबली की व्यवस्था किया गया। ठीक है, और भारत को अधिक प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया। ठीक है, समझ रहे हो। और भारत की एक नई नीति की घोषणा यहीं से की गई। और छठा था कि उच्चतम नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई? तो ये किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यही 1919 के द्वारा। इसमें दो सदन था, एक था विधान, मतलब दो सदन था, एक था विधान परिषद और एक था मतलब राज्य परिषद। एक था राज्य परिषद और एक था विधान सभा बनाया गया। ठीक है, दो बनाए गए। तो क्या हो गया इसका आंसर? दो। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये लाया 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये बनाया गया 1919 के तहत। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू किया गया। राज्यों मतलब वही प्रांतों में, तो ये लागू किया गया। ठीक है, ये लागू किया, किसमें लागू किया गया? 1919 में। 1919 में। प्रांत मतलब वही राज्य थे, राज्य मतलब प्रांत, वही ना, तब प्रांत। तो समझ लो, प्रांत बोलो या राज्य बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। द्विसदनीय विधायिका, द्वैत शासन प्रांतों में, सब यहीं पे लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में विधायिका प्रथम द्विसदनीय बनाया गया। तो द्विसदनीय बनाया गया, कब बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में कब? 1919 में। 1919 में। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था कब, किस अधिनियम में? 1919 में। कहाँ पे? राज्य में लिखना होगा या प्रांत में। प्रांत या राज्य एक ही होता है। निम्न में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया? तो 1919 में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, यही था, इसी को बोला जाता था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 46 में कह रहा कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो इसी में किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, इसी में किया गया था। जो केंद्रीय बजट थे ना, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, अलग अलग कर दिया गया। जो बजट वाला सिस्टम था ना, वो अलग कर दिया गया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ में आ गया। फिर है, निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया जाए, जिसके कार्य 10 वर्षों बाद संवैधानिक सुधारों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यही था। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, इसका पूरा इतिहास मैं बता देता हूँ। देखो, जब 1919 में ये अधिनियम लाया गया, तो देखो 1909 और 1919 के बीच में
1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध आया ना, तो ये लाया गया 1919 लाया गया। और इसी के बीच में बोला गया कि आपको एक गवर्नमेंट दिया जाएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो लोगों को लगा ना कि चलो मैं भारत सरकार को हेल्प करता हूँ। अंग्रेज को मतलब भारत को लगा, भारतवासियों को, कि नहीं अब युद्ध खत्म हो गया है तो हमारा अंग्रेज हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। फिर इसी के बदौलत में पता है 1928 में एक साइमन कमीशन गठित किया गया, और यही साइमन कमीशन आगे जाके बहुत बड़ा घटना घट जाती है। क्योंकि इसके बीच में पता है 1919 का बंगाल क्या बोलते हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर रॉलेट एक्ट आया, यही सब घटना घट रही है, तो इसी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये 1919 के अधिनियम के तहत प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, सॉरी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान का सार क्या था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का क्या था कि प्रांतों में दोहरा शासन था, प्रांतों में दोहरा शासन किया जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई, 1919 में बनाई गई, 1919 में बनाई गई। ठीक है, 1919 के अधिनियम में किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ये किया गया 1926 में, 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूपीएससी जो अभी है ना, यूपीएससी, यहीं पे किया गया था। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो हम लोगों ने 1919 में क्या क्या पढ़ा, 1919 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1919 को रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल क्या था इसमें? देखो सबसे पहले कि असंतोष की लहर क्यों बढ़ी, क्योंकि ये इससे पहले 1909 का अधिनियम आ गया था। देखो क्यों पड़ी, क्यों लाना पड़ा। देखो 1909 और 1919 के अगर आप देखोगे तो इसके बीच में 1914 से 1918 के बीच तक प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, और ये भी आ चुका है। और इससे पहले भी बहुत सारे घटनाएं घट चुकी है, जैसे 1905 हो चुका है, 1906 हो चुका है, 1907 हो चुका है। ये सब घटनाएं जो है ना इसी से रिलेट करती है। और 1914 आ चुका है। तो आपको पता है कि 1909 में और खतरनाक भी आ चुका था, कि जो मुस्लिम संप्रदाय के आधार पे दिया गया था। और प्रथम विश्व में भारत ने ब्रिटेन को भी सहायता किया था, सैनिक, धन, संसाधन, युद्ध सब कुछ झोंक दिया था भारत ने। और हमें क्या मिलेगा? हमें सिर्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए था, कि हमें अपना गवर्नमेंट होगा और अपनी सरकार होगी और सब कुछ अपना होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि फिर 1916 का भी पैक्ट हो चुका था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में दल का बैठक हो चुके थे अमिका मजमूदार के द्वारा, और एक साथ हो चुके थे। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो ब्रिटिश दबाव और सुधार का जो प्रॉमिस था ना, वो खत्म हो चुका था, पूरी तरीका से खत्म हो चुका था। तो इसीलिए फिर लाया गया था 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं लिख रहा हूँ। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी शासन प्रांतों में, मतलब प्रांतों को दो विषयों में बांट दिया गया। रिजर्व सब्जेक्ट में जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे उनको अपने पास रख लिया, जैसे डिफेंस था, पुलिस था, लॉ एंड ऑर्डर था, लैंड था, रेवेन्यू था, इमिग्रेशन था, जस्टिस था, वो सब अपने पास रख लिया आरक्षित। और जो मतलब आरक्षित सब्जेक्ट था वो उनको दे दिया, और अच्छे सब्जेक्ट जो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट था, वो सब अपने पास रख दिया। ठीक है, फिर केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल, काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, और एक विधानसभा की व्यवस्था किया गया। किसमें? 1919 में। ठीक है, यहाँ तक। फिर केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, इसी में किया गया। ठीक है,
मतदान का भी अधिकार इसी में दिया गया। फिर एक पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की स्थापना किया गया 1926 में। क्या किया गया? 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किया गया 1926 में। जो अभी आप देखते हो ना लॉर्ड ली कमीशन है, जो अभी आप यूपीएससी देखते हो ना, यही है, यही यूपीएससी यही है, यही बना हुआ, ठीक है। फिर केंद्रीय और प्रांतों में बजट, जो केंद्रीय और प्रांत का जो बजट था ना वो अलग अलग इसी में किया गया। केंद्रीय और प्रांतों में बजट अलग अलग कर दिए गए और भारत में एक हाई कमिश्नर इंडिया नियुक्त किया गया। तो ये सब 1919 के अधिनियम था, ठीक है। अब चलते हैं 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट था। देखो अगला है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन। देखो पहले राज्य में था या प्रांत में, लेकिन अब क्या किया गया? केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। तो ये किया गया था 1935 में। 1935 में देखो क्या क्या था। देखो 1919 उतना सफल नहीं रहा। 1919 को अगर बात करें तो 1919 उतना सफल नहीं रहा, असफल माना गया। क्योंकि जो द्वैत शासन लगाया गया था ना प्रांतों में, वो उतना सफल नहीं रह पाया। मतलब उसको सही से लागू तो नहीं कर पाए लोग, नहीं रह पाया। मतलब भारतीय जो मंत्रियों के पास शक्ति थी ना वो नहीं रहा, सर्वोच्च बना रहा। तो ये फेल हो गया, मानो फेल माना जाएगा। और बढ़ती हुई आंदोलन, देखो 1919 के बाद आप देखोगे तो 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे, ठीक है। फिर इसी के बाद 1927 में साइमन कमीशन भारत आ चुका था। फिर 1929 में नेहरू रिपोर्ट आ चुका था, समझ रहे हो। और फिर 1930 से 32 तक रॉन्ड सम्मेलन भी शुरू हो चुका था। ये सब घटनाएं पूरी तरीका से घट चुकी थी, समझ रहे हो ना। 1919 के अधिनियम आने से पहले, 1935 के अधिनियम आने से पहले क्या क्या? असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के द्वारा, समझ रहे हो ना। फिर क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। फिर 1929 में नेहरू रिपोर्ट आया जिसमें बोला गया कि हमें पूर्ण स्वराज दो, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। फिर 1930 और 32 के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गया, 3 बार हो चुका था, 1930, 1931 और 1932 सब हो चुका था। तब इस सम्मेलन के सिफारिश पे ही 1935 लाया गया था, ऐसे ही नहीं लाया गया था उठा उठा के चलो ला दिया गया, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ क्या क्या लाया गया था। देखो इतना डिटेल मैं शायद टीचर भी नहीं बताता हूँ। देखो आंसर मार देने और निकल जाने से तो भाई यूट्यूब पे बहुत से लोग कर रहे हैं, तो वो से करने से कोई फायदा है, वो समय की बर्बादी है, वैसे मत करो, समझ रहे हो ना। देख लेते हैं कितना अभी तक, कितना कितना अपलोड हो चुका है। टाइम देख लेते हैं, टाइम 143 हो चुका है, मतलब अभी कंटिन्यू करते हैं। देख लेते हैं भाई, तो यहाँ तक हो गया है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, अभी बच रहा है। हाँ यहाँ यहाँ इसको हटाना था, हटा लेते हैं। देखो यहाँ तक, हाँ यहाँ तक करते हैं। देखो देखो इसमें क्या बोला गया। 1935 का क्या था? सबसे पहला 1935 में है भारत में एक संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किया जाएगा। भारत में एक संघीय शासन, संघीय 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 शासन की व्यवस्था होगा, जिसमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था किया जाएगा। तो ये हो गया भारत में
फेडरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था यहीं पे किया जाएगा। मतलब भारत में संघ की दो इकाई होगी, एक ब्रिटिश प्रांत होगा और एक देसी रियासतें होंगी, यही बांटा गया। मतलब एक अलग से ब्रिटिश प्रांत होगा, ब्रिटिश प्रांत, एक ब्रिटिश प्रांत होगा और एक देसी रियासतें होंगी, यहाँ से बांट दिया गया। ठीक है, तो मानो था एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था किया गया। फिर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, सेंट्रल रजिस्ट्री में केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। कहाँ पे? केंद्र में द्वैत शासन मतलब बाइलेट्रिकल सिस्टम, जैसे 1919 में जो आया था ना, उसको अब सशक्त किया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद होंगे और फेडरल असेंबली संघीय सभा होंगी। फेडरल असेंबली में 375 मेंबर थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 मेंबर थे। तो यहाँ पे केंद्र में क्या किया गया? दोहरी व्यवस्था बनाई गई। और जो एक बनाया गया प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविजनल ऑटोनॉमी होगा। मतलब सबसे